नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी और उनकी सरकार रोज नए नए प्लान तैयार कर रहे हैं। कैसे सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए और कैसे हर वर्ग को साधा जाए। चुनाव से पहले सत्ता और संगठन दोनों अपने कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुँचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। दीनदयाल समितियों का पुनर्गठन कर अब सरकार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी साधेगी और जनता तक अपने कार्यकर्ताओं को पहुंचाएगी। ये समितियां राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर और नगर स्तर पर गठित होंगी, जिनमें वार्ड से लेकर जिले तक के कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। ये समितियां सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाने का काम करेंगी। अटेंशन में हम सरकार के इसी सियासी दाव के मायने निकालेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी दांव खेला है। सरकार ने मध्य प्रदेश में दीनदयाल समितियों का नए सिरे से गठन शुरू कर दिया है। सरकार की ओर से वैसे कहा तो जा रहा है कि सरकार की योजनाओं को जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए इनका गठन किया जा रहा है, लेकिन इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अब इनमें बीजेपी के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को इस सिलसिले में एक अहम बैठक भी की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दीनदयाल समितियों का पुनर्गठन किया जाना है। ये समितियां राज्य, जिला, नगर, विकास खंड और ग्राम पंचायत स्तर पर होंगी। राज्य स्तरीय समिति में हर जिले का एक प्रतिनिधि होगा। जिला स्तरीय समिति प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित होगी। नगर स्तरीय समिति में प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि शामिल होगा। माना जा रहा है इनके जरिए बीजेपी के लोगों को भी साधने की कवायद है। इन समितियों का गठन होना है प्रदेश के स्तर पर, जिला स्तर पर, विकास खंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर यह जाएगा। सरकार और संगठन दोनों लगे हैं, अच्छे नाम हैं जनता के बीच में जो अच्छे काम करने वाले हैं। सरकार के जो भी विकासोन्मुखी काम हैं और इन्हीं के माध्यम से इसके ऊपर देखरेख की जाएगी। उस मंच पर बोलने वाले लोग होंगे। पहले भी इनका बहुत अच्छा काम रहा है। निश्चित रूप से हमको लगता है कि इन समितियों का गठन होना चाहिए। ये हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं उन समितियों में रहेंगे। दीनदयाल समितियों की योजना राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर से गुजर रही सरकार के द्वारा अपने असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को साधने का एक निष्फल प्रयास है। दीनदयाल कार्यक्रम की आधी योजनाएं बंद हो चुकी हैं जो 1991 से चालू थी। ये सरकार खुद उन योजनाओं को अपाहिज करके ख़त्म कर चुकी है और अब नई योजनाओं के नाम पर ये काम करना चाहते हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी बयान देने के लिए, जुमले बेचने के लिए तो अंतिम आदमी की बात करती है, अंत्योदय की बात करती है, लेकिन आचरण में सारा माल समेटकर माल्या और नीरव मोदी भाग जाते हैं। ये इनका असली। बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने कहा था कि प्रदेश में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर आगे लाने के उद्देश्य से प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप इसमें आवश्यक सुधार किए जाएं और इसका प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। दीनदयाल समितियों का मुख्य उद्देश्य है शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों का जनता को समय से व ठीक ढंग से लाभ मिल जाए और अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है या गड़बड़ी हो रही है तो उसकी सूचना ऊपर तक देना। जाहिर है इसके जरिए बीजेपी के लोग समाज के उस निचले तबके तक पहुंचेंगे जो उनकी सरकार बनाने में मददगार होंगे। इस सियासी दाव से बीजेपी अपने नाराज कार्यकर्ताओं को भी मना लेगी और इन समितियों का फायदा उसे चुनाव में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। इसके साथ ही कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार देवश्री श्री माली जी भी जुड़े हुए हैं। माली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री माली जी, आवाज़ आ रही श्री माली जी आपको? जी, धन्यवाद।
शिवाली जी, पहला सवाल आप ही से कि जिस प्रकार की ये बुनावट की बात कर रही है सरकार दीनदयाल समितियों के माध्यम से, कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 20 हज़ार कार्यकर्ताओं को इसमें जिले से लेकर मंडल स्तर तक सही समाहित किया जाएगा, उनको नई जिम्मेदारी मिलेगी और सरकारी कामकाज की जो योजनाएं हैं उसकी नीचे तक वो पहुंचाएंगे और जो गड़बड़ियां उसकी शिकायतें ऊपर तक जाएगी। तो आपको नहीं लग रहा है कि पैरेलल सिस्टम खड़ा करने की कोशिश हो रही है सरकारी सिस्टम के बराबर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले ये इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने की। जी बिल्कुल, कांग्रेस, आपको याद होगा, कांग्रेस ने 20 सूत्रीय समितियां बनाई थी। बिल्कुल, और दिग्विजय वो सिंह के समितियां शासनकाल में भी। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर और ब्लॉक लेवल तक गई थी। उसमें जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम समितियां थी, जो इंदिरा गांधी के 20 सूत्र थे और संजय गांधी के 5 सूत्र थे, इनकी समीक्षाओं के लिए बनाई गई थी। असल मकसद उनका राजनीतिक ही था और इनका भी राजनीतिक है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सत्ता के साथ भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो इनके जरिए उनको अपना एक रसूख मिल जाता है, एक पद मिल जाता है सरकार से इंटरेक्ट होने का, तो वो लोग चुनाव में काम आते हैं। बिल्कुल। दूसरा, मंशा अच्छी ही रहती है कि अगर जो सरकार योजनाएं चला रही है उन योजनाओं का लाभ नीचे लेवल तक कैसे मिले, तो और मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी समीक्षा करने का अधिकार जब उसी स्तर के लोगों को होता है जो सीधे हितग्राही से जुड़े होते हैं, तो निश्चित तौर पर वो उसके अच्छे परिणाम आते हैं। हालांकि ये भी बात अपनी जगह सही है कि ये सिर्फ और सिर्फ पद देने की योजनाएं होती हैं। इनको कोई संवैधानिक, ना तो इनका कोई संवैधानिक दर्जा है, ना संवैधानिक स्थान है। अगर इनको संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाए तो निश्चित तौर पर ये योजनाओं को और अच्छे से क्रियान्वयन करने का साधन बन सकती है। मुझे स्मरण है कि इससे पहले जब ग्वालियर में समिति बनाई गई थी, रामनारायण दुबे समूह के अध्यक्ष थे और बाकी जगह भी बनी थी संभाग में, तो उनकी स्थिति ये थी कि उनकी जो कलेक्टर रहते थे वो उसकी बैठक तक नहीं बुलाते थे। तो बाद में ये कमेटियां ही इनके लिए अभिशाप बन गई और उससे इसमें शामिल लोग उल्टे कृतज्ञ होने की जगह नाराज हो गए, जिसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव में भुगतना पड़ा था। लेकिन मुझे लगता है जी कि अब ये समितियां दोबारा से इनका पुनर्गठन किया है, तो इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल होंगी, ये एक विशेष पत्र आएगा और उनको कुछ अधिकार भी दिए जाएंगे। वो सिर्फ जो है बैठकें करने के, और उसमें बैठक में छोटे छोटे अधिकारी भेज देते थे, कोई बड़ा अधिकारी जाता भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा कड़ाई रखना चाहिए अगर सरकार की मंशा योजनाओं को ठीक से क्रियान्वयन कराने की है, तो कि उसको कुछ संवैधानिक ढांचा प्रदान करे, कुछ कानूनी ढांचा प्रदान करे। जैसे कि उसके अगर सेक्रेटरी कलेक्टर होते हैं तो कलेक्टर कम से कम बैठक में जाए, तो है ना। ये नहीं कि उन्होंने एडीएम को बोला, एडीएम ने एसडीएम को बोला, तो फिर उसकी गरिमा गिर जाती है। लेकिन कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का ये एक अच्छा मंच है, जिसमें 20-25 हजार कार्यकर्ता अपने को सत्ता के साथ जुड़ा पाएंगे। लेकिन एक और चीज होता है जी, आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह सही, लेकिन एक और चीज़ हम देखते हैं कि जब जैसे निगम मंडलों की बात करें या एल्डरमैनों की नियुक्तियों की बात करें, कि जो प्रभावशाली लोग हैं उनकी नियुक्तियां हो जाती हैं, और या जो किसी मंत्री का खास है, विधायक का, अब इन समितियों में भी उम्मीद ये की जा रही है कि जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है, जिसको जो झंडा बिछाता है, नारे लगाता है, दरी बिछाता है, उसको सत्ता का सुख मिल नहीं पाता या उसकी सत्ता में कहीं किसी स्तर पर भागीदारी नहीं होती है। लेकिन जब आपको नहीं लगता कि जब ये समितियां बनेंगी, तो अगर फिर भी इसमें कोई ऐसा कोई ढांचा नहीं बनाया गया, तो जो विधायक हैं, सांसद हैं या जो प्रभावशाली लोग हैं, वो चाहेंगे कि उनकी जो हुजूरी करने वाले समितियों में जाएँ, जैसा वो चाहते हैं वैसा हो, और फिर नीचे तक वो कब्जा करने की कोशिश करें। तो ऐसे में जेन्युइन कार्यकर्ता है जो पार्टी के लिए लगा रहता है, वो कहीं पीछे छूट जाएगा? नहीं, छूटना नहीं चाहिए। छूट जाएगा ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक संगठनात्मक मैकेनिज्म है। आपको स्मरण होगा कि अपन छोटे छोटे पदों पर, चाहे संगठन के हों चाहे सत्ता के हों, उसमें संगठन लेवल पर व्यापक विचार विमर्श करने का उनके पास एक फोरम है। हर इलाके में एक संगठन मंत्री रहता है, जो जिला अध्यक्षों से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। सारे नेताओं से वो कोऑर्डिनेट करता है और उसके बाद नाम दिए जाते हैं। तो हाँ, लेकिन ये बात सही है कि क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, इन लोगों का थोड़ा प्रधानता तो रहती है। लेकिन कार्यकर्ताओं को भी, जिन कार्यकर्ताओं को इस तक पहुंचना चाहिए, उनको पहुंचाने का भी एक पैरेलल सिस्टम है। हालांकि कांग्रेस में वो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो कम से कम है ही। तो अपन उम्मीद तो यही करते हैं कि वो सिस्टम का फायदा उठा के बीजेपी अपने जो अंत्योदय, जैसा कि इसमें नाम है ना, छोर पर, अंतिम छोर पर खड़ा हुआ
व्यक्ति तक जब योजना का लाभ पहुंचाना है तो छोर पर खड़े हुए कार्यकर्ता को भी इस समिति में स्थान दिया जाएगा, ऐसी अपन उम्मीद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए मैं आऊँगा आपके पास दोबारा से। हमारे साथ ब्रजेश चौक से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ब्रजेश जी, जो कुछ देवमाली जी ने कहा है बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हम देखते हैं कई सारी समितियां सरकार ने बनाई है। ग्राम वन समिति की बात करें या कॉलेज में जन भागीदारी समितियों की बात करें, रोगी कल्याण समिति है, हमने नगर सुरक्षा समिति देखी है, शांति समितियाँ भी देखी हैं। तो शुरुआत में बड़े अच्छे काम होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रभावशाली लोग उसमें घुसते जाते हैं। नगर सुरक्षा समिति में हमने देखा कि इलाके के बदमाश घुस जाते हैं, बाद में उसका वो बेजा इस्तेमाल करते हैं। शांति समिति के यहाँ तो बैठक या वो औचित्य खत्म हो गया, क्योंकि लंबे 2-3 साल 4 साल से उनकी बैठकें होना बंद हो गई हैं। इक्का दुक्का किसी अधिकारी ने बुला ली तो बुला ली, किसी त्यौहार के समय, वो खत्म हो गई हमने देखा। रोगी कल्याण समितियों से अपेक्षा थी, लेकिन वो स्थिति बनी नहीं है। कॉलेजों में जन भागीदारी समिति बनाई गई थी कि अच्छे लोग इसमें जुड़ेंगे, दानदाता जुड़ेंगे, कॉलेज का उन्नयन होगा, शिक्षा का स्तर सुधारेंगे। ऐसे तमाम सारे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं देखने सुनने में, लेकिन क्या वजह है कि इसको जो क्रियान्वयन का जो इसकी स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो ये समितियां एक शोभा के सुपारी जो हो जाते हैं ना, गणेश जी जो बिठाते हैं कि बाद में पूजा हुई और उनको विसर्जित कर देते हैं, उस स्थिति में पहुंच जाती हैं। देखिए मनोज जी, इन जो समितियों की जो आप बात कर रहे हो, दरअसल उनका मतलब ये राजनेताओं ने तय कर रखा है कि किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को संतुष्ट करें। एक विधायक चाहता है जनवादी भागीदारी समिति में उसके समर्थक जो हैं खास, वो अध्यक्ष बन जाएं, वो उसमें सदस्य बन जाएं। तो इस तरह से जब आप नियुक्तियां करते हो कि आपने विधायकों को तय करने को दे दिया कि क्षेत्र में आप तय करिए, वार्ड में आप तय करिए, आपको ये संगठन बहुत अच्छा काम करता है, जिस तरह से श्री माली जी भी बता रहे थे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि नियुक्तियां किस तरह से हो रही हैं। यदि हम ये देखते हैं कि यदि आपको जिला कार्यक्रमी में समय जगह नहीं मिली है तो आपने वहाँ बना दिया है, तो एडजस्ट करने की जो प्रवृत्ति होती है, आप बेमन से आदमी को वहाँ भेज देते हो। जिसकी रुचि हो कॉलेज की जनभागीदारी समिति में, जो छात्र राजनीति से आया हो, जो चाहता हो कॉलेज में अच्छा काम हो, अच्छे निर्माण कार्य हो, तो ऐसे व्यक्ति को भेजोगे तो वो निश्चित तौर पर वो सक्रिय रहेगा और काम कराने की दिशा में कोशिश करेगा। और जो मंशा है वो पूरी होगी, वो मंशा वो पूरी होगी। आप यदि उनको ये कि संतुष्ट करने के लिए, एक महत्व बताने के लिए कि आप पार्टी से जुड़े हो और पार्टी के व्यक्ति हो और आपकी भागीदारी सरकार में, यदि आप इस हिसाब से उनकी नियुक्ति करते हो तो निश्चित तौर पर मनोज जी उसका वैसा परिणाम नहीं आता जैसा हम देखते हैं। यदि शांति समिति में कोई व्यक्ति ये सोच के जा रहा है कि मैं जाऊंगा तो मैं बीच में दलाली करने लगूंगा, मेरी टीआई से दोस्ती हो जाएगी, मेरी सीएसपी से दोस्ती हो जाएगी, अधिकारी मुझे जानने लगेंगे, मैं मोहल्ले में अपनी धाक जमा सकूंगा, तो इस प्रवृत्ति से जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका कोई समाधान नहीं होगा। वो वही काम करेगा जो पुलिस चाहेंगे, तो उसका दूसरा अंग बन जाएगा। यदि वो ये चाहेगा कि मेरे क्षेत्र में कोई अपराध ना हो, मैं उस दिशा में काम करूंगा। वो ये चाहे कि मेरे यहाँ कोई गतिविधियाँ गड़बड़ ना हो, सूचना दूंगा। सड़क पर यदि यातायात ठप हो रहा है तो मैं जाके सड़क पे वो करूंगा। पुलिस की मददगार के रूप में यदि उसने सोचा है कि मैं मदद के रूप में जा रहा हूँ, पुलिस की सेवा के लिए जा रहा हूँ और लोगों की सेवा के लिए जा रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर कारगर होगा। तो आपको ऐसे लोगों का चयन करना पड़ेगा। ये कौन करेगा? संगठन करेगा। तो आप जब देखेंगे, चेक करेंगे, एक के बाद एक बैरियर चेक करेंगे। यदि विधायक ने नाम भेजे हैं तो आप चेक करिए, संगठन चेक करे, उसको देखे कि ये किस लायक है। जिस तरह से हम देखते हैं कि संगठन हर चीज़ में देखता है, जिसकी जहाँ उपयोगिता होती है बड़े पदों पर उसको नियुक्ति दी जाती है। तो छोटे पदों पर भी इस तरह से नियुक्तियां क्यों ना? क्या सिर्फ इसलिए कि खुश करने के लिए कार्यकर्ताओं को, कि विधायक से कोई कार्यकर्ता नाराज ना हो जाए कि इसको कोई पद नहीं मिला है, वो नाराज चल रहा है कि उसको युवा मोर्चा में नहीं मिला, जिला कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली, तो भाई तुम्हें वार्ड का मंडल अध्यक्ष बना देते हैं, नहीं बन पाया तो उसको दूसरी जगह एडजस्ट कर। जो एडजस्ट करने की जो प्रवृत्ति है नेताओं को वो छोड़ना होगी। जिसकी जहाँ उपयोगिता हो उस हिसाब से वहाँ नियुक्ति करेंगे तो निश्चित तौर पर एक कारगर साबित होंगी ये समितियाँ। योजना बहुत अच्छी है मनोज जी। आपको नहीं लगता है कि कुछ जैसे जो देवश्री जी भी कह रहे थे कि एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाए, कि मैकेनिज्म ऐसा बनाया जाए, इस पर एक तो निगरानी हो कि जिन लोगों को आपने निगरानी का जिम्मा सौंपा उनकी प्रॉपर निगरानी हो, उनकी नियुक्तियों के कुछ मापदंड बना दिए जाए कि कम से कम उनकी योग्यता क्या क्या होना चाहिए, और एक मामूली से सही एक मानदेय उनकी व्यवस्था हो जाए। क्योंकि इस दौर में जब बेरोजगारी की स्थिति है और आप किसी को केवल कि इसलिए कि वो विजिटिंग कार्ड पे लिख ले कि मैं इस दीनदयाल समिति में फलाना सदस्य हूँ, बजाय उसके मानदेय की व्यवस्था भी हो जाए। क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में देखा था कि ममता बनर्जी ने अपने तमाम सारे कार्यकर्ताओं को ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगा दिया था और उनको एक भत्ता भी मिलता था। तो दोनों काम हो गए थे, सरकार का काम भी हो रहा है, उनको पैसा भी मिल रहा है। क्योंकि आज के ज़माने में कौन क्यों बिना पैसे के, बिना कारण के अपना समय देना चाहेगा। जो आप कह रहे थे नगर सुरक्षा समितियों की बात करें या ट्रैफिक वार्डन हमने देखे थे भोपाल में या कई शहरों में कि ट्रैफिक में उनको लगाया जाता था, तो क्यों आदमी फ्री में आपको 2-3-4 घंटे का समय देगा?
बिल्कुल मनोज जी, ये सुझाव आपका बेहतर है कि कम से कम ट्रैफिक वार्डन आप बना रहे हो तो ट्रैफिक की जो चालान बनाती है पुलिस, उसका एक हिस्सा कुछ परसेंटेज आप ऐसा अधिकृत कर दें कि विभाग को दे दें कि भाई इससे आपके जो बल की कमी है ट्रैफिक में देखने को मिल रही, कि वहाँ आप अच्छे वॉलंटियर रख लीजिए जो शिक्षित भी हों, पढ़े लिखे भी हों, जो लोगों को समझा सकें, जागरूक कर सकें और ट्रैफिक के नियमों के प्रति जागरूकता लाएं और उनका पालन करा सकें। उनको एक बिल्कुल मानदेय दे सकते हैं और आप उनको और ज़्यादा प्रेरित करने के लिए कह सकते हैं कि जो यदि 5 साल इसने किसी ने सेवा की है, यदि यूथ है वो पढ़ रहा है और साथ साथ 2 घंटे समय दे रहा है ट्रैफिक में, हम इसको नौकरी में जिस तरह से हम एनसीसी वालों को देखते हैं उस तरह से एक परसेंटेज ये रहेगा कि अभी सरकारी नौकरी निकलेगी तो 2% उसको फायदा मिलेगा। तो इस तरह के प्रेरित करने वाले उपाय आप निश्चित तौर पर कर सकते हो, लेकिन मानदेय की बात हर चीज़ में लागू नहीं कर सकते। यदि आप मानदेय की बात हर चीज़ में लागू करोगे तो एक तो आर्थिक बोझ आप पे ज़्यादा बढ़ेगा, फिर हम देखते हैं कि बार बार आंदोलन शुरू हो जाते हैं कि हमें मानदेय बढ़ाया जाए, हम तो 500 रुपये में कर रहे थे। शुरुआत में अच्छा लगता है मनोज जी, लेकिन फिर ये सरकार के लिए संकट बन जाते हैं, इसलिए सरकार हमेशा इनसे बचने की कोशिश करती है। तो एक सेवा भावना भी होती है, आप उसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, कुछ जगह कर सकते हो, जैसे मैंने ट्रैफिक में कहा आपने निश्चित तौर पर अस्पतालों में कर सकते हो, अस्पतालों में कर सकते हो। और इसको नौकरी में कैसे आप कन्वर्ट करोगे, या उनको आप रोजगार देने के लिए सरकार वैसे भी लोन दे रही है तो लोन में कितना प्रॉफिट देगी सरकार, आपको क्या बचत देगी, आपको 1% और कम सरकार आपकी तरफ से भर देगी, आप 5 साल सेवा करोगे। तो निश्चित तौर पर ऐसे उपाय करना पड़ेंगे प्रेरित करने वाले, मानदेय की तुलना में ये ज्यादा बेहतर रहेंगे। श्रीमाली जी, जो कुछ ब्रजेश जी ने कहा आपने भी कहा, लेकिन एक और चीज हम जो कांग्रेस प्रवक्ता थे भूपेंद्र गुप्ता, उनको सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता चल रही है और जिसके कारण कार्यकर्ताओं को उपरत करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि यही गलती जो वो कह रहे हैं कि जो कुछ बीजेपी पे सवाल उठा रहे थे ये शायद कांग्रेस कर लेती तो उनके जो लोग टूट के चले गए, या उनके कार्यकर्ताओं की सुध ले लेती तो शायद उपचुनाव में बेहतर नतीजे निकल आते? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कांग्रेस ने जो सरकार चलाई वो कॉरपोरेट टाइप की सरकार चलाई, कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करने के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हालांकि अभी 15 महीने में केवल राजनीतिक कारणों से जिन निगम मंडलों में संतुलन बिठाया गया, कांग्रेस छोड़ के या दूसरी पार्टी छोड़ के आए उन लोगों को छोड़ के बीजेपी ने भी अभी नहीं किया है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी बीजेपी इस मामले में कर भी लेती है, पहले भी किया था। नहीं तो आप देखेंगे कि ज्यादातर निगम मंडल और बहुत सारी ऐसी जगह पर जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जा सकता था और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस बात का एहसास कराया जाता कि हाँ 15 साल बाद मेरी सरकार वापस लौटी है, ठीक है ना, सब कुछ बदला है मेरे जीवन में। ऐसा कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल में कभी भी ऐसा क्षण नहीं आया। कुछ लोगों तक कांग्रेस की सरकार अपने भोपाल लेवल पर केंद्रित होकर रह गई थी, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करने में कांग्रेस जो असफल रही थी, भारतीय जनता पार्टी वो गलती नहीं करना चाहती। शिवराज सिंह बहुत ही जमीनी स्तर के नेता भी हैं और वो इस बात को अच्छे से जानते भी हैं कि इसी गड़बड़ी के कारण उनकी सरकार भी गई थी। कांग्रेस की सरकार आने में जितना योगदान कांग्रेस के लोगों का था या कांग्रेस के प्रचार तंत्र का था, उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उदासीन हो जाने का भी था, ये आपको भी पता है। तो अब ये शिवराज सिंह अब ये नहीं करना चाहते होंगे और इसी तरह से उन्होंने ये शुरुआत की है। पहले दीनदयाल अंत्योदय समितियों में बहुत सारे कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाएगा और फिर धीरे धीरे करके जो निगम मंडल प्राधिकरण जिलों में बने हुए हैं उन सभी में नियुक्तियां की जाएंगी। ये उसकी एक शुरुआत भर माना जाना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये जो एक गलती जो आप कह रहे थे कि कमलनाथ सरकार में एक और हुई कि जिन लोगों को उनको जब पहले 1.5 साल में कुछ देना था, बजाय उसके कि जब ये लगा कि पंछी उड़ गए हैं पिंजरे से, सरकार गिरने वाली है, तब उन्होंने महिला आयोग की बात हो, बाल आयोग की बात हो, युवा आयोग की बात हो, पिछड़ा वर्ग आयोग की, और उसमें ऐसी नियुक्तियां की कि वो सारे के सारे, किसी को वेतन नहीं मिल रहा, किसी को ऑफिस नहीं मिल रहा, किसी को गाड़ी घोड़ा नहीं मिल रहा, और इसका खामियाजा वो लोग भुगत रहे हैं जो मान लीजिए महिलाएं पीड़ित होकर महिला आयोग जा रही हैं तो बेंच ही नहीं बैठ रही क्योंकि अध्यक्ष कह रही है हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कहीं और बैठ रहे हैं क्योंकि उनके पास दफ्तर नहीं है। तो ये गलती शायद बीजेपी ना करे और अभी तक नियुक्ति कर देना चाहिए क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं, चुनाव में समय बड़ा तेजी से बीत रहा है। देखिए आयोगों में जहाँ तक है वो कुछ कानूनी दाव पेच है, कुछ कोर्ट से स्टे हो गए हैं जी, क्योंकि आयोग जो है संवैधानिक मजिस्ट्रियल पावर होती है उनके पास, तो उन्हें एकदम से ना तो हटाया जा सकता है ना बर्खास्त किया जा सकता है, उन्हें कमजोर ही किया जा सकता है। तो आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे आयोगों पर लोग बैठे हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं, कोई पावर नहीं, साधन सुविधाएं भी सरकार ने खींच ली है, लेकिन वो बने हुए हैं, अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। उसके हटाने की जो कानूनी प्रक्रिया है, मुझे लगता है वो प्रक्रिया शिवराज सिंह को अपनानी चाहिए
ताकि जो है लोगों को लाभ मिल सके, जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको। जी। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर वो 15 महीने में कार्यकर्ताओं को और ज्यादा लोगों को एडजस्ट करते तो जो कांग्रेस में विभाजन हुआ, ये इन परिस्थितियों से बचा जा सकता था। लेकिन वो तो अपनी और सत्ता लोग सरकार के साथ वो तो अपनी सत्ता अपने सहयोगी सिंधिया से नहीं बांटना चाह रहे थे, तो बाकी कार्यकर्ताओं को क्या उम्मीद की जाती उनसे? वही बात है। मैंने कहा ऊपर से लेके नीचे तक। ये तो देखिए, सत्ता का एहसास जब तक कार्यकर्ताओं को नहीं होता तब तक कोई भी पार्टी की सरकार नहीं चल सकती। जैसा कि अभी आपने अपने नरेशन में खुद ही बोला जी। कि ममता बनर्जी ने कुछ वहाँ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया कि बिल्कुल अंतिम छोर पर बैठे हुए कार्यकर्ता को भी सत्ता से जोड़ दिया, ट्रैफिक वार्डन के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में, और उनको छोटा सा मानदेय भी सुनिश्चित कर दिया। लेकिन पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो पद प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए रहते हैं, तो अगर उनको वो भी दे दिया जाए तो लोग अपनी जेब से भी पैसा खर्च करके रहना चाहते हैं, अगर सिलेक्शन अच्छा किया जाए। अगर वो सिलेक्शन ऐसा किया जाएगा जिसमें दलाली ही आधार होगा, तो फिर वो लोग उन जगह पर बैठ के निश्चित तौर पर दलाली करते हैं। बिल्कुल, और ये एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण होता है। बिल्कुल, उम्मीद की जाना चाहिए शायद सरकार इस पर ध्यान दे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी, जो कुछ उन्होंने कहा और जो डिस्कस हम भी कर रहे हैं लगातार, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात हो रही, समितियां भी आप बना रहे हैं, अच्छी बात है, एडजस्ट भी कर रहे हैं। और जो एक चीज़ है कि उस कार्यकर्ता को लगना चाहिए कि मेरी सरकार है, तो ये भाव होना चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है कि ये मेरी सरकार है, तो हम देखते हैं कि फिर कई सारे उपद्रव शुरू हो जाते हैं, कई सारी घटना आने लगती है कि अफसरों को धमका रहे हैं, मारपीट की घटनाएं जाती हैं। कई सारे जो नेता हैं उनके समर्थक, जैसे भोपाल का उदाहरण लें पीसी शर्मा का, कि उनके समर्थक अस्पताल में डॉक्टर से पिटाई कर देते हैं, इंजीनियर को बुलाकर घर पे मार देते हैं। तो ये तो विपक्ष में रहने के बाद ये स्थिति है। तो नहीं लगता कि जब सत्ता पक्ष में जब वो आ जाएंगे तो कुछ ऐसे लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं जो सरकार की साख भी खराब करेंगे, सरकार का काम भी खराब करेंगे? तो इसके लिए भी बेहतर है कि जो आपने कहा था कि चेक एंड बैलेंस की स्थिति हो, देखा जाए कौन अच्छे लोग वो जुड़े और उनकी सतत निगरानी की प्रक्रिया हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, या चाहे तो मंडल स्तर तक हो। क्योंकि बीजेपी ने तो पन्ना प्रभारी अपने मंडल स्तर तक भी बना रखे हैं, तो एक सिस्टम तो उनके पास पूरा है। मनोज जी, इस मामले में बीजेपी वैसे भी बेहतर है। हम देखते हैं कि हाँ, गलतियां सब तरफ में ऐसे लोग आ जाते हैं, क्योंकि अब एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसके करोड़ों कार्यकर्ता हैं, जिसके सदस्यता ले रखी है उन्होंने। ज़्यादा लोगों जबकि जब पार्टी हो जाती है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो उसकी विचारधारा से नहीं खाते हों और जिनकी संस्कृति दूसरे तरह की हो। कांग्रेस में जो हम देखने को मिलता है, अक्सर आपने देखा, जो जिक्र किया पीसी शर्मा वाले मामले का, यदि आप 15 माह की सरकार पे नज़र डालेंगे मनोज जी, याद करेंगे, तो ऐसी घटनाओं में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई थी, क्योंकि लंबे समय बाद वो सत्ता में आए थे। लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो 15 माह उन्होंने देखा है कि सत्ता से विमुख होने के बाद उनकी क्या स्थिति थी। तो मुझे लगता है कि वो गलतियां नहीं करेंगे और संगठन भी निगरानी रखता है। भाजपा में एक और बेहतर स्थिति ये है कि उनके वार्ड में वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्हें पालक बना रखे हैं, सबको वार्ड पालक बना रखे हैं। वो निगरानी रखते हैं कि यदि कोई गड़बड़ी कर रहा है तो प्रदेश संगठन को या जो नेता हैं वहाँ के उनको अवगत कराते हैं और बाकायदा कार्रवाई होती है। निगरानी तंत्र तो एक है, तो हम ये देखते भी हैं कि उस पर कार्रवाई भी होती है और इसी कारण से कम ऐसी घटनाएं जैसा आपने जिक्र किया है वो सामने आते हैं। लेकिन ये ज़रूर है, चिंता की बात है कि सरकार को इस पर निगरानी तंत्र और सख्त करना चाहिए कि यदि वो 2, 4, 5 भी आ रहे हैं तो वो भी क्यों ना आए, क्योंकि आपने जो कहा है कि चुनाव का समय ज़्यादा दूर नहीं है, जिस तेज़ी से सामने समय घट रहा है, और वही कारण है कि दीनदयाल समितियां गठित की गई हैं ताकि आप मतदाता से जुड़ सकें, उसको योजनाओं का लाभ पहुंचा सकें और क्या क्या योजनाएं चल रही हैं एक एक वोटर तक आप जा सकें। और ग्राम पंचायत स्तर पर जो समितियां, उनको जिला पंचायत स्तर पर जो समितियां बनेगी, जिला स्तर पर बनेगी, फिर राज्य स्तर पर भी बनेगी। तो निगरानी तंत्र तो एक तरह से विकसित कर रहे हैं और जो पिछली समितियों में जो खामियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए इसका रिसीफल कर रहे हैं एक तरह से, ताकि जो लोग ऐसे रह गए हैं, जो इसमें काम नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ लोग आ गए हैं या जिनको दूसरे पद मिल चुके हैं, उनकी जगह यहाँ नियुक्ति कर दी जाए। अब सरकार को ये देखना चाहिए कि जिस तरह से वो बाकायदा टारगेट देती है अपने कार्यकर्ताओं को, इन समितियों को भी दे के कार्य एजेंडा दे उनको कि आपको क्या क्या काम करना है, आपको उसमें लगभग लगता है 25-26 सब कुछ तय है और उसका बाकायदा मॉनिटरिंग करेगी मनोज जी, तो इसका लाभ चुनाव में निश्चित तौर पर भाजपा को मिलेगा कि आप एक बार फिर मतदाता तक पहुंच जाएंगे। और आपके जो हितग्राही हैं, हमने देखा हितग्राही सम्मेलन क्यों किए जाते थे, इसलिए किए जाते थे मनोज जी कि हितग्राही को आप बता सको कि आपको इस सरकार ने क्या क्या लाभ दिए। वो कई सारी ऐसी योजना होती है जिसका उसको पता नहीं होता, पता लग जाए, तत्काल वहाँ उसकी सुनवाई हो जाती थी, उसकी जो कमी दिखती थी, यदि किसी का कार्ड नहीं बनाया तो कार्ड बन जाता था।
था और एक उसको एहसास हो जाता था कि हाँ ये सरकार मेरे लिए क्या क्या कर रही है। लाभ लेते रहते व्यक्ति को ये ध्यान नहीं रहता है कि कितना लाभ मिल गया। तो ये वो कार्यकर्ता हैं जो समिति के सदस्य हैं और भाजपा उनको एहसास कराती कि नहीं भाजपा ने आपके लिए पिछले 15 साल में क्या किया था और अब ये कोविड काल में आपके लिए क्या किया और आगे क्या करने जा रही थी। निश्चित तौर पर मतदाता के दिमाग में ये बात बैठती है और जब वो वोटिंग मशीन के पास जाता है तो ये ध्यान रखता है कि हमारी सरकार ने हमारे लिए क्या किया था और पिछले 15 माह में हमारे लिए क्या हुआ था, उससे पहले की जब कांग्रेस सरकार ने उसने क्या दिया था, किसने क्या दिया था, तुलना होती है। तो निश्चित तौर पर यही कारण है कि आप जो ममता बनर्जी का आपने उदाहरण दिया, यदि उन्होंने किया तो आप देख लिए पश्चिम बंगाल में सारा जोर लगाने के बाद बिल्कुल उनके परिणाम उनके फेवर में निकले। तो भाजपा सीखती भी है और करती भी है और ये भी देखते हैं अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचाया जाए, ये उसका मूल मंत्र है, उसकी कोशिश भी की जाती। तो आप देखिए तमाम तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश में तो खासकर अंतिम व्यक्ति को ध्यान में ही रख के बनाई गई हैं। खासकर शिवराज जी ने जो भी योजना बनाई है वो अंतिम व्यक्ति को कैसे उसका लाभ मिले और जिनको नहीं मिल पा रहा है कैसे कार्यकर्ता उनको पहुंचा सके, इसका ध्यान देने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। चलिए, अब चूंकि अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा है इसलिए इस कार्यक्रम में आपको यहीं रोकना पड़ेगा। तो बहरहाल एक अच्छी योजना है कि कार्यकर्ता भी एडजस्ट होंगे और सरकारी योजना का लाभ नीचे तक मिले। लेकिन एक और चीज़ पे मंथन होना चाहिए कि मंत्रियों का जो परफॉर्मेंस है अफसरों का, क्योंकि ये जो सारी योजना है इनके नीचे तक क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अफसरों की होती है और उसके क्रियान्वयन सुचारू रूप से कराने के लिए अफसरों की एक बड़ी फौज है, मंत्री हैं, विभाग है। तो इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि अगर आपको अपने कार्यकर्ताओं को इस सब के लिए झोंकना पड़ रहा है तो फिर सरकारी मशीनरी क्या कर रही है, उस विभाग का मंत्री क्या कर रहा है, उसके आला अफसर क्या कर रहे हैं। तो जब भी इस पर रिव्यू हो तो इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए। और केंद्र सरकार के हाल के जो मंत्रिमंडल में हमने देखा विस्तार या पुनर्गठन जिसको कहें, कि कई सारे ऐसे भारी भरकम नाम उन्होंने बाहर कर दिए जो कि परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। तो उम्मीद की जाना चाहिए शायद मंत्री भी इस बात को ध्यान रखें और अगली बार जब सरकार इस प्रकार का कोई निर्णय ले तो मंत्रियों और अधिकारियों को परफॉर्मेंस पर भी विचार करें। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।